नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जहां नियोजित शिक्षकों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। हटाया जाएगा नियोजित शिक्षक शब्द। जहां सीएम नीतीश कुमार ने नाम बदलने की नसीहत दी है। शिक्षकों की बाकी मुरादें भी जल्द पूरी होंगी। 5 सितंबर तक सेवा शर्त लागू करने की भी घोषणा की गई है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने का इंतजार है। शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का मिलेगा लाभ। ईपीएफ प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। अनुकंपा पर भी मिलेगी नौकरी। टेड और बीएड अनुकंपा पर बनेंगे शिक्षक। बता दें कि अनट्रेन्ड बनेंगे क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मी। 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा फायदा। 1 साल से शिक्षा विभाग जुटा था सेवा शर्त की तैयारी में। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और नियोजित शिक्षकों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाते का इंतजार कर रहे हैं और 5 सितंबर तक सेवा शर्त लागू करने की भी घोषणा की गई है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस खुशखबरी को किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, चुनाव नजदीक है और सरकार अभी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। वर्षों से लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं वो मांग करते आ रहे हैं और खासकर जो नियोजित शब्द है उससे शिक्षकों को आपत्ति थी। सरकार ने सबसे पहले ये जो नियोजित शब्द है उसको हटाने का फैसला लिया है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, सीएम नीतीश कुमार ने सहमति जताई है कि जो नियोजित शिक्षक शब्द है ये हटाया जाएगा। बता दें आपको कि सेवा शर्त को लेकर लगातार जो तैयारियां चल रही थी, सेवा शर्त तैयार कर लिया गया है और जो सेवा शर्त को लेकर जो कमेटी थी उसका पुनर्गठन भी हाल में किया गया था। इसका साफ मतलब था कि चुनाव से पहले सेवा शर्त की घोषणा सरकार करेगी। और बता दें आपको कि सोमवार को उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में सेवा शर्त के फाइल पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद 5 सितंबर तक सरकार जो है शिक्षकों को तोहफा देगी, जिसमें सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो शिक्षक जहां चाहेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण राज्य भर में अपने स्कूलों में करवा सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जो भी ईपीएफ का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा था बिहार के 4.25 लाख शिक्षकों को, अब उनको ईपीएफ का लाभ मिलेगा। साथ ही प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा जो भी ट्रेंड शिक्षक हैं। और जो अनुकंपा पर नौकरी मिलने वाली थी वो वर्षों से नहीं मिल पा रही थी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो टेट और बीएड पास है, ट्रेंड है, उनको टीचर की नौकरी मिलेगी और वही जो अनट्रेंड है उनको 4th ग्रेड और क्लर्क की नौकरी मिलेगी। दूसरी बड़ी बात कि वेतन वृद्धि को लेकर भी बात चल रही है। सरकार हालांकि अभी तैयार नहीं हुई है कि कोरोना काल है और ऐसे में सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन चर्चा ये भी है कि घोषणा करने से पहले सरकार वेतन वृद्धि पर भी विचार कर सकती है, क्योंकि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में सरकार जान रही है कि शिक्षक का वोट बैंक कितना मजबूत होता है। पहले से अल्टीमेटम दिया गया था, ऐसे में बड़ा फैसला हो सकता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, उससे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अगर कैबिनेट में मुहर लगाती है उसके बाद जल्द ये फैसला होगा और 4.25 लाख शिक्षकों को एक नई सौगात मिलेगी। जी कल्याण। रजनीश, जिस तरह से नियोजित शिक्षक लगातार कई मांगों को लेकर नाराज चल रहे थे, ऐसे में इस घोषणा के बाद वो अब उनकी नाराजगी दूर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की लड़ाई सीधे सीधे चल रही थी नियोजित शिक्षकों से वर्षों से, लगातार न्यूज 18 पूरी खबरों को दिखाता आ रहा, लेकिन कोरोना काल में शिक्षकों ने एक तरह से कहिए कि सरकार का दिल जीत लिया है। जहां भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, जोखिम भरा काम भी शिक्षकों ने उठाया है। ऐसे में सरकार ने कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो जानकारियां मिल रही है, ऐसे में सिर्फ वेतनमान को छोड़कर तमाम जो मांगे हैं सरकार पूरी करने वाली है और बिहार के शिक्षकों को सौगात मिलने वाली है। जी कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी और अच्छी और खुशखबरी है, जिसमें नियोजित शब्द हटाने की यहाँ पर बात की गई है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सेवा शर्त को भी मान लिया जाएगा। 5 सितंबर को हो सकता है कि इस जो घोषणा की गई है उसका पालन कर दिया जाए। 5 सितंबर तक सेवा शर्त लागू करने की जो घोषणा की गई है, शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का ये लाभ मिलेगा। यह बहुत लंबी मांग थी और इस मांग को पूरा कर लिया जाएगा। अनुकंपा पर भी नियोजित शिक्षकों को यहां पर नौकरी मिलेगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात सुशांत सिंह मर्डर केस की। जी हां, सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना था। सभी पक्षों ने लिखित में अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया। 5 पक्षों के जवाब में जो सबसे बड़ी बातें रही वो हम दिखाते हैं। रिया की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि रिया की याचिका प्रभावहीन है।
पिता की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि बिहार में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि केस सीबीआई को ट्रांसफर न हो। वहीं सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि सीबीआई को जांच जारी रखने देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सुशांत के पिता की ओर से जवाब में कहा गया कि बिहार पुलिस ने ही पहली एफआईआर दर्ज की। अब तक महाराष्ट्र में ना एफआईआर और ना गिरफ्तारी हुई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुशांत के पिता की ओर से कहा गया कि मुंबई पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि एकल पीठ सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं कर सकती। सुशांत के पिता की ओर से सीबीआई जांच के लिए आदेश देने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को ही जांच करने देने की बात कही गई है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का दावा है कि इस मामले में किसी पावरफुल व्यक्ति का हाथ है, इसलिए मुंबई पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। हर घर घर में आज के दिन में ये चर्चा का विषय हो गया है और मुंबई पुलिस ही एक है जो इस चर्चा में इसको दबाना चाह रही, बाकी सबको उभारना चाह रहा है कि भाई सच्चाई तो पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसलिए ये जो है बड़ा ही इनका संदेह में चल रहा है इनका व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़े कड़े नजर से देखना चाहिए। तो ये है जो कि ऑनरेबल जज ने भी उस दिन हियरिंग के दौरान पूछा रिया के वकील से कि आपने तो खुद ही सीबीआई की मांग पहले भी की थी, फिर आपने हलफनामे में भी कह दिया कि आपको सीबीआई चाहिए, तो आज के दिन अब आपके पिटीशन में बचा क्या? महाराष्ट्र सरकार तो पिटिशनर है नहीं, कोई रिलीफ तो क्लेम कर नहीं सकता है। तो रिया ने खुद ही सीबीआई मांगी थी और अभी भी मांग रही है और हम भी सीबीआई मांग रहे हैं। तो सारे पक्ष जब सीबीआई मांग रहे हैं तो फिर आज के दिन में इस पिटीशन में बचा क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई ऐसी निकलेगी जो कि पूरा देश चमक जाएगा कि भाई ये क्या, इसमें क्या क्या हुआ है इस मामले में। वहीं इससे पहले बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई, जिसमें दोनों ओर से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है और इसे खारिज किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेय अपराध की थी। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी। उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कृति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। श्वेता कृति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर प्लीज। तो सुशांत सिंह मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और जो हकीकत सामने आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। सुशांत केस में अब तक अनसुलझा है, लेकिन इस अनसुलझे केस के पीछे कई गहरे राज हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत की डायरी डिकोड। खुलासा नंबर 2, मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। खुलासा नंबर 3, डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग।
खुलासा नंबर 4, हॉलीवुड में एंट्री चाहते थे सुशांत। खुलासा नंबर 5, पूर्व प्रेमिका के लिए फ्लैट की किस्त। खुलासा नंबर 6, मुंबई पुलिस के पास सुशांत की 12 डायरी। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पैसों पर रिया की ऐश। खुलासा नंबर 8, 25 दिनों में रिया की 5 देशों की यात्रा। खुलासा नंबर 9, पेंटिंग में सुशांत को दिखा राक्षस। खुलासा नंबर 10, पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत हुए बीमार। वहीं सुशांत की लिखी जो डायरी सामने आई है उसके 2 पन्नों में गहरे राज हैं। इन 2 पन्नों में सुशांत के कोड वर्ड में अपने लव और ब्रेकअप की बात लिखी है। डायरी के पन्ने में सुशांत ने उस मिस्ट्री गर्ल को मुक्कू नाम दिया। वहीं मुक्कू को लेकर सुशांत को आगाह करने वाले बिंद्रा का भी नाम कोड वर्ड में ही दिया गया है। दरअसल मुक्कू और बिंद्रा सुशांत की फिल्म केदारनाथ के किरदार हैं और सुशांत ने उन्हीं के नाम पर अपनी मिस्ट्री गर्ल और दोस्त के लिए ये कोड वर्ड बनाया। पुलिस ने कोड वर्ड डिकोड कर लिया है और राज खंगालने में जुटी है। सुशांत की डायरी में मिस्ट्री गर्ल। डायरी में दर्ज सुशांत की मोहब्बत। 2020 के लिए देखा गया सुशांत सिंह राजपूत का हर एक ख्वाब अधूरा रह गया। वो अपनी मौत के बाद सवालों की ऐसी दुनिया छोड़ गए जो रह रहकर उनके प्रशंसकों और परिवार को साल रही है। जरा सोचिए, जिस सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य को लेकर एक सजीली दुनिया को बुना था, वही सुशांत अनगिनत सवालों के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आने के बाद कई बातें बहुत हद तक साफ हो रही हैं, तो कई बातें बेहद उलझा भी रही हैं। सुशांत की डायरी के उन्हीं पन्नों में से कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें किसी मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में जहां उनके भविष्य के लक्ष्य को तय किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जिंदगी की कहानी को भी बयां किया गया है। डायरी बताती है कि फैमिली वैल्यूज के अलावा वो किस तरह से अपनी जिंदगी एक हिसाब से जीना चाहते थे ताकि रिश्तों में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। अपनी डायरी में किसी लड़की का जिक्र करते हुए सुशांत लिखते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, किसी को खोना नहीं चाहता, मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, वो मेरी जरूरतें पूरी करती है। सुशांत ने अपनी डायरी में कोड के जरिए गर्लफ्रेंड का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी को देखकर यह भी लगता है कि वो गलत फहमियों को कभी बड़ा नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा रिश्तों में साफ गोई से रहना चाहते थे। उसको मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मतलबी है। कईयों के लिए ये रिश्ता बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए मुझे उससे बचना चाहिए। मैंने हार मान ली, मैं उसको ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं है। यह डायरी साबित करती है कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को लेकर कितने गंभीर थे। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी साबित करती है कि जाने अनजाने भी वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम देश और दुनिया में छिड़ी है, उसमें अब उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी शामिल हो गई हैं।
उन्होंने सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और इंसाफ हासिल करेंगे दी। फिलहाल हर कोई इस मामले में अब जल्द से जल्द सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, क्योंकि सुशांत को लेकर लड़ी जा रही ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज बिहार में कोरोना के 3,906 नए मरीज मिले, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,916 हो गई है। वहीं राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 94,459 हो गई है। रिकवरी मरीजों की बात करें तो अब तक 60,068 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो करीब 66.33% है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 474 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक अच्छी खबर है। पटना एम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने दावा किया है कि नवंबर से दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर डॉक्टर सीएम सिंह ने से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लेकर देश के 12 संस्थान समेत पटना एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है। ऐसे में कब तक वैक्सीन आने वाला, हम सीधे बात करते हैं पटना एम्स के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सीएम सिंह उनसे कि आखिर जो यहाँ पर ट्रायल चल रहा है किस स्टेज में पहुंचा? अभी फर्स्ट फेज का ट्रायल चल रहा है। हमने 46 लोगों को फर्स्ट डोज दिया था, उनमें से 44 लोगों को सेकेंड डोज भी दे दिया है। जैसे ही पूरे भारत के जो डिफरेंट सेंटर हैं उन सबका मिला के 375 लोगों को सेकेंड डोज पड़ जाएगी। फिर उसके बाद उस डेटा की एनालिसिस होगी। अगर सब ठीक रहा तो फिर हम लोग सेकेंड फेज को शुरू करेंगे। जी, अभी फर्स्ट फेज है, उसमें कितने लोगों को दिया गया था और कोई साइड इफेक्ट भी हुआ क्या? फर्स्ट फेज में हमने 46 लोगों को दिया था फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 44 को अभी तक दिया है। साइड इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो सिर्फ 3 लोगों में उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हुआ था, बाकी और कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। कुल कितने फेज में ट्रायल होना? अभी जो ट्रायल का डिसीजन है वो 2 फेज में होना है। फर्स्ट फेज कंप्लीशन पे है, उसके बाद फिर सेकंड फेज शुरू होगा। जी, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जिस तरह से रूस जो है आगे बढ़ा है फिलहाल वैक्सीन को लेकर, इंडिया कब जो है उस स्टेज पे पहुंचेगा? इंडिया सेकेंड फेज कंप्लीट करेगा। हमें लगता है नवंबर दिसंबर तक हम लोग वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक पूरे देश को एक सौगात जरूर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में 12 संस्थानों में प्रयास जारी है, तो पटना एम्स में भी जो ट्रायल है वो काफ़ी कारगर रहा है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 मरीज जो है उनमें साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट रहा है और आगे भी रिजल्ट बेहतर रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक अच्छी और राहत देने वाली खबर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।